रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे आसिफ जरदारी और फ़रयाल तालपुर के ख़िलाफ़ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस के हवाले से। आसिफ जरदारी और फ़रयाल तालपुर के ख़िलाफ़ इस केस के अंदर एलिगेशन ये है कि उन्होंने जाली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से और मुख्तलिफ़ फ़ेक लोगों के नाम जाली बैंक अकाउंट्स बनाए हुए थे। और इसके अंदर जो एलिगेशन लगाया गया है इस पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ आसिफ जरदारी, इसमें बिलावल जरदारी को भी नैब की तरफ से नोटिस जारी हुए हैं। उसकी हद तक अभी इंक्वायरी चल रही है, उसको इसके अंदर नहीं रेफरेंस के अंदर शामिल नहीं किया गया। फ़रयाल तालपुर इसमें मरकज़ी मुलज़मा है। इसके अलावा जो ओमनी ग्रुप वाले हैं अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, वो इसके अंदर मुलज़मान हैं। कुछ मुलज़मान इस वक्त अडयाला जेल में हैं। जो अनवर मजीद है वो कराची में है और वो बेसिकली वो जेल में है, लेकिन वो जेल के किसी निजी हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। बाकी जो दो मुलज़मान हैं, दोनों मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की हुई है। आसिफ जरदारी की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मंजूर की गई थी और फ़रयाल तालपुर की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर की गई थी उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, जिसके अंदर ये प्ली ली गई थी कि उसकी बेटी वो डिसेबल है और डिसेबिलिटी की वजह से उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए दरख्वास्त ज़मानत उनकी मंजूर की जानी चाहिए। अब आज उसकी समाअत थी। आज जो जज मोहम्मद आज़म खान साहब हैं वो उनकी दस्तयाबी की वजह से केस की समाअत मुलतवी हुई है और वो अदम दस्तयाब इस वजह से थे, कुछ दोस्त हमारे नेगेटिव चीज़ें जज आज़म खान साहब के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं और जज आज़म खान की को क्योंकि उनका जो किरदार है और जिस तरीके से वो केसेस को लेकर चल रहे हैं वो बड़ा पॉजिटिव है और हम हर डेट ऑफ हेयरिंग पर उनके मामलात को हम अप्रिशिएट करते रहते हैं। उनके बारे में मुख्तलिफ़ लोग ये कह रहे हैं कि वो छुट्टी पर थे और उन्होंने छुट्टी ले ली है और जिस दिन अहम केसेस थे उस दिन वो छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कल भी जो 23 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस में समाअत थी और आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस में समाअत थी। जज मोहम्मद आज़म खान साहब जो मुख्तलिफ़ उनके पास बाकी इंडिविजुअल्स के केसेस जा रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस की फ़ाइनल जजमेंट्स लिखवानी थी। वो फ़ाइनल जजमेंट्स जब भी लिखवाई जाती है तो जो अदालत होती है, जज होता है या स्टेनो होता है, वो चैम्बर में बैठकर वो बड़ी मेहनत वाला काम होता है। 50-50, 60-60 पेजेस की जजमेंट्स होती हैं, वो लिखवाई जाती हैं। तो जब केसेस की जजमेंट्स लिखवाई जाती हैं उन दिनों में जो अदालतें होती हैं या ट्रायल कोर्ट होती है वो जो आम बाकी मुकदमात होते हैं रूटीन के उनको नहीं सुनती। और ये जो आसिफ जरदारी और फ़रयाल तालपुर हैं इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं और इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसके ऊपर जज आज़म खान साहब के हुक्म से ही 29 जुलाई की तारीख़ हुई है। आज 24 जुलाई है। अदालत ने शार्ट सी डेट की है। हालांकि फ़ारूक एच नायक की तरफ से जो लोग पेश हुए थे उनका ये कहना था, उनके जो जूनियर्स थे वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत से ये कहा कि मुलज़मों की जो केसेस हैं उनको पोस्टपोन किया जाए ईद के बाद, लेकिन ईद से पहले की तारीख़ देना इस बात की गवाही दे रहा है कि जज आज़म खान ने इस बात का तहैया कर लिया है कि कुर्बानी से पहले वो कुर्बानी होगी इन मुलज़मान की और इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा। ये जो दोनों केसेस हैं, एक केस है पार्क लेन रेफरेंस का, उसके अंदर दो दरख्वास्तें आई थी आसिफ जरदारी और फ़रयाल तालपुर की तरफ से। फ़रयाल तालपुर पार्क लेन रेफरेंस के अंदर मुलज़मा नहीं है। आसिफ जरदारी और बाकी जो ओमनी ग्रुप वाले हैं इनकी तरफ से दरख्वास्त आई थी और फ़ारूक एच नायक ने पहले एक दरख्वास्त दी थी कि ये जो केस है ये नैब का नहीं बनता और ये केस बैंकिंग कोर्ट का है या स्टेट बैंक इसके ऊपर रेफरेंस फाइल कर सकता है। और दूसरा फिर ये दरख्वास्त आई थी कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है या रेफरेंस है इसको ख़ारिज किया जाए और रेफरेंस की जो कार्रवाई है इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। नई दरख्वास्त आई थी और मैंने आपको बताया था कि फ़ारूक एच नायक साहब का और जो प्रोसिक्यूटर हैं अब्बासी साहब जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनकी आपस में गर्मा गर्मी भी हुई थी और अदालत ने
मुलज़मों के वकला को ये कहा था कि मज़ीद मौका नहीं मिलेगा, और अगर ये रेफरेंसेस की जजमेंट्स ना लिखवानी होती तो कल 23 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस में वो दरख्वास्तें डिसाइड हो जानी थी, और अगर वो दरख्वास्तें डिसाइड हो जाती तो कल ही फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो जाती, क्योंकि मुलज़मों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए जो इंतज़ामात हैं वो सारे मुकम्मल हैं। और कल भी और आज भी नैब ने जहाँ पर आसिफ जरदारी की रिहाइश है, मुलज़मा फ़रियाल तालपुर की जहाँ पर रिहाइश है, वहाँ पर सारे बंदोबस्त और सारे इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए थे नैब ने, और नैब के इल्म में है कि जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब कोई अब इनके ऊपर रहम नहीं करने वाले, और हर हाल में इनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होगा। अब ये जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है, इसके अंदर फ़र्द जुर्म इसलिए पहले डिले हुआ था कि नैब की तरफ से ये कहा गया था कि एक मुलज़म है जिस मुलज़म की प्ली बारगेनिंग की एक प्रोसीजर चल रहा है, प्ली बारगेनिंग का, और वो हम रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे। अदालत ने कहा था कि अगर तो आपकी प्ली बारगेनिंग कामयाब हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट सबमिट करवा दें, तो उसके बाद वो मुलज़म की हद तक रेफरेंस में उसका नाम ख़त्म हो जाएगा, बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ अदालत फ़र्द जुर्म आयद करेगी, और अगर उसकी आपकी प्ली बारगेनिंग कामयाब नहीं होती तो फिर उसको भी साथ रख कर सारे मुलज़मान के ख़िलाफ़ इकट्ठा फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा, क्योंकि मुकदमा एक है। तो उसके अंदर आज नैब ने प्ली बारगेनिंग की कामयाबी की रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, और अब वो उसका नाम रेफरेंस से निकल जाएगा, उस मुलज़म का वो जो भी रिकवरी है वो नैब को मिल जाएगी, और जो बाकी मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा। और जो ऑनरेबल अदालत है जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने, उन्होंने आज भी ये फ़ैसला लिखवाया है, और आज उसके उनके फ़ैसले में ये था कि 29 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस में शायद ये रिलीफ़ ले सकते हैं, और कोई इनको एक तारीख़ मिल जाए कि इनकी दरख्वास्तों के ऊपर अगर अदालत ने, क्योंकि अभी नैब को सुनना है और नैब को सुनने के बाद अदालत ने डिसाइड करना है, तो शायद पार्क लेन रेफरेंस के अंदर जो केस है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, उसमें उनकी बहस सुनकर, नैब की बहस सुनने के बाद अदालत ये फ़ैसला करती है कि जो इस दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला है वो 2 दिन बाद सुनाया जाएगा या ईद के बाद सुनाया जाएगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है, इसके अंदर 29 जुलाई को हर हाल में फ़र्द जुर्म आयद करने का कहा है जज मोहम्मद आज़म ख़ान ने। फ़ारूक अचनैक साहब हूँ या बाकी इनके वकला हूँ, लतीफ़ खोसा साहब भी मुख्तलिफ़ मामलात में देखते हैं फ़रियाल तालपुर के केसेस को, वो कुछ भी कर लें, अब मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगी। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इतनी सख्त ना होती और फ़र्द जुर्म इतनी मुश्किलात पैदा ना करता मुलज़मान के लिए, तो मुलज़मान कभी भी ना भागते और कभी भी वो इन प्रोसीजर्स से या इन मामलात से अपनी जान ना छुड़वाते। ये इस बात का सबूत है कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो इतनी इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, कि उसके बाद फिर मुलज़म मुजरम बन जाता है, और उसके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है उसको बतौर मुजरम कंसिडर किया जाता है, और उससे ये पूछा जाता है कि क्या आप वो जुर्म कबूल करते हैं या नहीं करते। अब 29 जुलाई को कुर्बानी से पहले मुलज़मान की कुर्बानी होने वाली है, और इसका तहिया जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने कर लिया है। हम जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब के लिए दुआ गो हैं कि वो इसमें कामयाब हों, और अल्लाह करे कि 29 जुलाई को इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। फिर उसके बाद ये नहीं भी आएंगे तो इनकी दरख्वास्तों के ऊपर कोई नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहान पेश करने हैं और मुलज़मान के वकला उनके ऊपर जिरा करेंगे, और ये ट्रायल आपको बहुत जल्द डिसीजन की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ आजकल आप बिलावल जरदारी के जो बयानात हैं वो सुन रहे हैं। बिलावल जरदारी जिस तरीके से चेयरमैन नैब के हवाले से उसको शर्म और हया याद दिलवा रहा है, और ख़ुद उनके अंदर अगर शर्म और हया नहीं है तो उनको बात भी नहीं करनी चाहिए किसी के ख़िलाफ़। और अब जो बिलावल जरदारी हैं उसकी एक ही डिमांड है, और वो जमहूरियत समझते हैं कि इसी एक डिमांड का नाम है, और वो ये है कि नैब को बंद कर देना चाहिए, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। नैब को जो बनाया गया है, और क्योंकि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ नैब ने जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस तैयार की है, जो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल किए हैं, किसी केस में उसके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, अब उस बुनियाद पर इनको बड़ी तकलीफ़ है, और ये इस परेशानी में है कि अगर फ़र्द जुर्म आयद हो गया तो इनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिलावल जरदारी ने पूरी कंपेन चलाई हुई है, और वो कंपेन ये है
कि हर हाल में इनको बचाया जाए और हर हाल में आसिफ जरदारी को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से और एहतसाब अदालत को रोका जाए कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ना हो। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह एतजाज़ अहसन पर बरस पड़े और वो ये कहते हैं कि एतजाज़ अहसन हमारी जो अपोजिशन के मामलात हैं या अपोजिशन का इत्तेहाद है और उसके लिए ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि नून लीग की करप्शन के हवाले से हमेशा एतजाज़ अहसन खुलकर बोला है और एतजाज़ अहसन साहब के बारे में राना सनाउल्लाह को तकलीफ़ ये है कि राना सनाउल्लाह के केसेस में हमेशा एतजाज़ अहसन ने मुखालफत की है। इस वजह से अब राना सनाउल्लाह ज़ुबान दराज़ी कर रहे हैं और ये वो अपोजिशन है जिनका आपस में ही कोई इत्तेहाद नहीं है। जब इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं होगा तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कोई मूवमेंट चलाएँगे या ईद के बाद कौन सी APC होगी, कुछ भी नहीं होगा। और आप अगली बात देखें, अपोजिशन ने जो हुकूमत ने यह कहा कि नैब कवानीन के अंदर तरमीम की जाए, इस बात के ऊपर अपोजिशन राज़ी हो गई है। अब अपोजिशन की महिला फाइनली देखें कि ये पाकिस्तान में कोई और कानून बनाने के लिए कभी राज़ी नहीं हुई, कभी पाकिस्तान में कोई बेहतरी के लिए या पार्लियामेंट अगर कोई अपना किरदार अदा करना चाहे तो ये कभी भी अपोजिशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। लेकिन जब नैब कवानीन को छेड़ने की बात हुई है, पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जिससे ये लगता है कि इनको नैब से खौफ ज़रूर है। चाहे चेयरमैन नैब इन्होंने अपना लगा दिया है, लेकिन नैब बतौर इदारा और नैब के कवानीन वो इनके गले पड़े हुए हैं और इनसे बड़ी तकलीफ़ है। और जिस तरीके से अब 120 नई अदालतें बनने वाली हैं तो इनकी जो नैब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा और अल्लाह पाक नैब के हाथों से अच्छा काम लेगा और एहतसाब का जो इमरान खान का नारा था वो मुकम्मल होगा और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।